हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं AIEEE 2012। ये पार्ट 5 होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन तो यार तुम्हें गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, सर्च करोगे तो। इस वीडियो के बनाने के पीछे मेन मकसद ये है कि जब तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें ये आइडिया लगे कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, ताकि तुम क्वेश्चन को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेट कर पाओ। और फिर तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है ताकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा अगर पूछ लिए जाएं तो तुमसे 100% सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि जेई मेंस क्या करता है यार, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उसने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ जाएगा एग्जाम में। तो तुम्हें बेसिकली ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है। एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, जो भी फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है उसको याद रखो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी का। बोला है 3 नंबर्स आर स्टूडेंट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 8। अब देखो सैंपल स्पेस उन्होंने दे दिया कि भाई 1 to 8 है सैंपल स्पेस तुम्हारा। इस सैंपल स्पेस में से मैं 3 नंबर उठाऊंगा विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि जो भी 3 नंबर्स मेरे हाथ में आएंगे वो तीनों के तीनों अलग अलग नंबर्स होंगे। अब क्या पूछा गया देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी डैट देयर मिनिमम इज 3 गिवन डैट देयर मैक्सिमम इज 6। जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा गिवन डैट देयर मैक्सिमम इज 6, हमें तुरंत आइडिया लग गया कि ये क्वेश्चन तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब हमने रिकॉल किया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था। बोला जाता था प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। क्या प्रोबेबिलिटी है ए होगा गिवन डेट बी हो चुका है, इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से भी डिनोट किया जा सकता है। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखा। अब हमें डिसाइड करना है ए क्या है एंड बी क्या है। ए मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, द प्रोबेबिलिटी डेट देयर मिनिमम इज 3, मिनिमम इज 3। एंड बी क्या है, जो गिवन है, गिवन डेट देयर मैक्सिमम इज 6। ओके, सो अब देखना 3 नंबर चूज करना है। मिनिमम इज 3, मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम इज 6। तो बेसिकली अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी निकालना है। दिस विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। अब तुम ये सोचो प्रोबेबिलिटी बी डेट द मैक्सिमम ऑफ डेट नंबर इज 6। अब तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे हाथ में 6 नंबर्स है, 8 नंबर्स है बेसिकली। 8 में से तुम्हें 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं सच डेट मैक्सिमम ऑफ द नंबर इज 6, मैक्सिमम ऑफ द नंबर इज 6। इसका मतलब तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे यार 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अगर मुझे इनमें से 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसका मैक्सिमम 6 होना चाहिए, दिस मीन्स मैं 6 तो सेलेक्ट करूंगा ही। 6 एक सेलेक्ट हो गया। अब मेरे पास 2 वैकेंट स्पेस है जिसको फिल करना है। उसमें एग्जैक्टली हमें पता है कि 7 और 8 नहीं होगा। दिस मीन्स ये जो 5 नंबर है इन्हीं में से कोई 2 नंबर होने वाला है, डेट इज 5C2। सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्लियर हो गया। बी को कितने तरीके से बना सकते हैं ये क्लियर हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, डेट इज मिनिमम इज 3, मैक्सिमम इज 6। दोनों के दोनों होने चाहिए। दिस मीन्स मिनिमम इज 3, मैक्सिमम इज 6। अब जो बचा एक नंबर वो कौन कौन सा हो सकता है, या तो 4 या तो 5, डेट इज 2C1। दो में से कोई एक सेलेक्ट किया तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 5C2। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, 4 इंटू 5, दिस इज सेम एज 10। सो 2 अपॉन 10 डेट इज 1 अपॉन 5। आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोचा, पहले हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाला, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी किस तरीके से आ सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी किस तरीके से आ सकता है, एंड उनको लिख दिया, हमारा आंसर अल्टीमेटली आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया z इज नॉट इक्वल टू 1। ये इसलिए सेफली दे दिया क्योंकि नीचे में z माइनस 1 है। अगर z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर जो भी नंबर है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब उसने बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज रियल, देन द पॉइंट रिप्रेजेंटेटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज ऑन, बेसिकली लोकस निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो लोकस निकालने का मल्टीपल वे होता है। एक तरीका तो होता है z को मान लो x प्लस आयोटा वाई, देन जो भी कंडीशन गिवन है लगा दो। कंडीशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही गिवन है, डेट इज जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1, ये एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस चीज़ का यूज कैसे करते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक यूज तो ये हो सकता है कि इसको मैं पहले रिड्यूस करूँ समथिंग ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। देन मैं बोलूँ कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, एट द सेम टाइम रियल पार्ट नॉन जीरो। रियल पार्ट जीरो भी हो सकता है, दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे तब भी चलेगा। बेसिकली मेन फंडा ये है कि इमेजनरी पार्ट एग्जैक्ट जीरो है तभी वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मैं बोलूँ यार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, दिस मीन्स उसका कॉन्जुगेट इज सेम एज डेट कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस मीन्स तभी वो रियल होगा। ओके सो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो बराबर होगा। ओके देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा जेड स्क्वायर डेट इज जेड इंटू जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया जेड इंटू मॉड जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, मॉड जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार, ठीक है। ओके माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार इज मॉड जेड का होल स्क्वायर इंटू जेड बार माइनस जेड बार का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल है, मॉड जेड का होल स्क्वायर वाले को एक साइड ले आओ, ब्रैकेट के अंदर जाएगा जेड माइनस जेड बार एंड जेड स्क्वायर माइनस कॉमन लोगे तो जेड स्क्वायर ये इधर जाएगा प्लस जेड बार स्क्वायर का होल स्क्वायर बन के, एंड माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस जेड बार का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आई कैन सी ये आ गया मॉड जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है जेड माइनस जेड बार इज माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, डेट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जेड माइनस जेड बार इंटू जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन, तुम बोलोगे जेड माइनस जेड बार कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दैट इज जेड इज इक्वल टू जेड बार हो जाएगा या तो, और देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट इज मॉड जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार हो जाए। ओके मॉड जेड का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से एक आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एंड ये इक्वेशन किसका है, सर्कल का। इसका सेंटर रेडियस सब कुछ निकाल सकते हैं, एंड z इज इक्वल टू जेड बार है, डेट इज रियल एक्सिस, रियल नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। तो आंसर हो सकता है या तो रियल एक्सिस और लाई ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा किस तरीके से सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यार मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का है। P एंड Q विथ 3x3 मैट्रिसेस, P इज नॉट इक्वल टू Q पहले ही दे दिया, P और Q सेम नहीं है। P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब है, P स्क्वायर क्यूब, बेसिकली दो इक्वेशन गिवन है, P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब, P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P, देन दे आर आस्किंग द डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ वी कैन सब्ट्रैक्ट
बोथ दिस इक्वेशन, सो हमारे पास आ जाएगा पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू की क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी, है कि नहीं। अब यहाँ से आई कैन सी पी कॉमन आ रहा है एंड ब्रैकेट के अंदर जा रहा है पी स्क्वायर, बेसिकली पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जा रहा है पी माइनस क्यू, एंड इधर क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जा रहा है क्यू माइनस पी। अगर सबको एक साइड लेके चले जाएं तो पी स्क्वायर पी माइनस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो कर दे प्लस के साथ, सो पी माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली वी कैन सी ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है। p माइनस क्यू जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि p इज नॉट इक्वल टू q, हेंस p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ तो ये होता है या तो ये जीरो हो जाए या नॉन जीरो, तो ये अगर नॉन जीरो है दिस मीन्स दिस मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये फंडा बताया जाता है जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो क्या क्या होगा। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लास इलस्ट्रेशन होता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी क्वेश्चन है। जी एक्स की वैल्यू गिवन है तो पूछा गया जी ऑफ एक्स प्लस पाई की वैल्यू कितनी होगी। तो जी ऑफ एक्स प्लस पाई बेसिकली इनपुट चेंज हो गया तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो जीरो से एक्स प्लस पाई कॉस ऑफ 4t dt, इंटीग्रेशन के अंदर तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इसको जीरो से एक्स है ना, जीरो से एक्स लगा सकते हैं एंड कॉस 4t dt प्लस जीरो से पाई कॉस 4t dt। आई गेस मैंने सही लिखा है। ओके, तो जीरो से एक्स एंड जीरो से पाई दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया तो जीरो से एक्स प्लस पाई का इंटीग्रेशन हो गया। वेट ए सेकेंड, वेट यहाँ पे मिस्टेक था, जीरो से नहीं होगा। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं पीरियोडिसिटी से, है ना। कॉस 4t जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई अपॉन 2 है। 4t की वैल्यू 2 पाई के बराबर, सो t की वैल्यू पाई अपॉन 2 के बराबर। सो पाई भी एक पीरियड है, पाई बाई 2 भी एक पीरियड है, बेसिकली n पाई बाई 2 एक पीरियड है जहाँ पे n एक इंटीजर होगा, है ना। ओके, दिस मीन्स x एक पीरियड से x बाहर भी चले जाए तो दिस इंटीग्रेशन इज सेम एज दिस, सो दिस इज सेम एज g ऑफ x प्लस पाई दैट इज इक्वल टू जी एक्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी आंसर नहीं है g ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू जी एक्स। तो हमने देखा कि g ऑफ पाई हर जगह g ऑफ पाई इंक्लूडेड है, सो g ऑफ पाई जब कैलकुलेट करेंगे तो g ऑफ पाई विल बी इक्वल टू जीरो से पाई कॉस ऑफ 4t dt। हमें ये दिख रहा है जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन 4t अपॉन 4, जीरो से पाई में लगाओगे तो साइन जीरो होने वाला है दोनों टाइम पे, हेंस दिस इंटीग्रेशन इज जीरो। तो आंसर कैन बी जी एक्स प्लस जी पाई और जी एक्स माइनस जी पाई। सो आंसर 2 और 3 दोनों हो सकता है, जी पाई से डिवाइड नहीं हो सकता है, जी पाई से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। सो आंसर कैन बी 2 एंड 3। तो इस बार ये जो क्वेश्चन आया था इसके दो दो आंसर आ गए थे सिंगल करेक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेंगे। हमारे पास अगला सवाल है बहुत ही सिंपल, सर्कल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलो, एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है, नहीं सॉरी, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस। एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट 1,0। इसका मतलब एग्जैक्टली इसका जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है 1 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा मान लिया, दिस मीन्स ये अल्फा आ गया रेडियस। ओके, एग्जैक्टली जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो ये 1,2 अल्फा भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो। एंड दिस सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 2,3। अच्छा, एक पॉइंट है 2,3, वी डोंट नो वेयर इट इज, इधर कहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, सो अब बोला अल्फा की वैल्यू बताओ, बेसिकली 2 अल्फा की वैल्यू बताओ, डेट इज डायमीटर बताओ ना कि रेडियस। ओके, सो यहाँ पे इस बार हेरा फेरी क्या है, 10/3 5/3 3/5 6/5। बेसिकली कोई बच्चा मिस्टेक से रेडियस ही आंसर ना लिख दे तो तुम्हें अल्फ़ा कैलकुलेट करके उसको 2 गुना आंसर करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करना ईजी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है, तो ये डिस्टेंस इज अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - अल्फा का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल 2 - 1 1 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर कट गया, सो यहाँ से 6 अल्फा इज इक्वल टू 10 आ गया एंड वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू 10/6, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 20/6 दैट इज 10/3। सो द आंसर इज 10/3। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने सॉल्व कर लिया। एक और पार्ट आने वाला है, इसके बाद 2012 खत्म हो जाएगा, देन 2013 सॉल्व करेंगे, देन 2014 सॉल्व करेंगे, 15 के आगे सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, देन 2021 पे आ जाएंगे डायरेक्टली हम लोग। तो अगर तुम्हें ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ एंड कमेंट करके बताओ यार, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं तुम लोगों के लिए ऐसा काम करता रहूँ। क्योंकि यार देखो, मेरा सिलेक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मैं तैयारी कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये प्योरली तुम्हारे लिए बनाता हूँ, ताकि तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो पाए। मैंने ऐसा कोई भी चैनल नहीं देखा है जिसपे पूरा का पूरा सारे के सारे जेई मेंस एंड जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर डाले हुए हैं सॉल्यूशन। तो मेरे चैनल पे जब तुम आओगे तुम्हें दिखेगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन डाले हुए हैं मेरे चैनल पे। तो यार फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल दी बेस्ट।